तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? राइट द नेम ऑफ वन सच मेटल्स मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन एंड अदर लेस एक्टिव। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरे कम सक्रिय एक एक धातु के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये रखा है जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक समीकरण के दो एप्लीकेशंस लिखिए, दो अनुप्रयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोर्ड के लिए इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में खास तौर और बहुत इजी है। अगर आ गया तो फिर आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि 7 नंबर्स आपके पक्के हो जाएंगे। 6 नंबर अगर लॉन्ग कितने नंबर का आता है केमिस्ट्री में, 6 नंबर का आता है। हाँ 6 नंबर का। तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये आ गया तो, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से समझ लोगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो ये बहुत ही आसान है। पूछा जा रहा है आपसे रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? एक लिस्ट है, एक सूची है, एक लिस्ट है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज इज द सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स, is a list of metals in which metals are arranged according to decreasing activities, in which metals are arranged according to decreasing activities। यहाँ पे metals को decreasing activities के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। अवरोही क्रम जो हिंदी में बोला था तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट इन विच मेटल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया? सक्रियता श्रेणी एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। परिभाषा क्लियर हो गई सभी को? परिभाषा क्लियर हो गई। अब इसमें जो लिस्ट देखिएगा, जो मेन फंगा है वो है हाइड्रोजन। देखिए लिस्ट बनी होगी, उसमें हाइड्रोजन को हाईलाइट किया होगा, एच फॉर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, देख रहा होगा। इंग्लिश मीडियम में हाइड्रोजन को हाईलाइट किया है, हिंदी मीडियम में हाईलाइट नहीं किया है, बस दिख तो रहा होगा हाइड्रोजन। आप उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो उसके नीचे। तो ये हमारा बेस समझने का तरीका आपको ट्रिक्स बता रहा है। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितना कुछ है वो सब मोर रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के ऊपर जितना कुछ है वो सब मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के नीचे जितना कुछ है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। समझ गए? अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है। ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है। ये सब क्या है? मोर रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो सोडियम है, क्योंकि क्या है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है, ये डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? सोडियम हो गया, उससे कम कैल्शियम हो गया, उससे कम मैग्नीशियम हो गया, उससे कम एल्युमिनियम हो गया, उससे कम जिंक हो गया।
उससे कम आयरन हो गया, उससे कम टिन हो गया, उससे कम लेड हो गया। ठीक, फिर आ गया हाइड्रोजन जो कि हमारा बेस है। अब हाइड्रोजन के नीचे जो आ गए वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो गए। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव क्या हो गया? कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड तो सबसे महंगा है भैया, क्यों? कम रिएक्टिव है, खराब ही नहीं होता है, जिंदगी भर चलता रहता है, ठीक है ना, इसलिए महंगा है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। समझिएगा, इसमें जंग नहीं लगती, इसकी शाइनिंग नहीं जाती। गोल्ड चाहे जितना पुराना हो जाए चमक नहीं खोएगा कभी भी अपनी, ठीक है ना। और जितना पुराना होता जाएगा उतना उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो प्योर होता है। आजकल का जो गोल्ड आ रहा है वो काफ़ी जगह मिलावटी आ रहा है। जो पहले का पुराना गोल्ड था वो काफ़ी जगह प्योर हुआ करता था। पहले के 24 कैरेट का आता था, फिर 24 के बाद 23 आने लगा, 22 आने लगा, और आजकल तो 18 और 16 कैरेट भी आने लगे, है ना। अब 18 16 कैरेट हो गया तो समझ लो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा गोल्ड है और 1 हिस्सा तो उसमें कुछ और ही है, मिलावट है, समझ रहे हो। तो अब इतना कुछ होने लगा है क्योंकि क्या करने लगे, उसमें डिजाइंस बनाने लगे। तो रिएक्टिव की सीरीज आपको समझ में आ गई। हाइड्रोजन के ऊपर कम रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे ज़्यादा रिएक्टिव, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन के नीचे कम रिएक्टिव। अब से क्या हो गया, डिक्रीजिंग वे में है ये सब। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में जो एक और क्वेश्चन जोड़ा है इन्होंने, राइट द नेम ऑफ वन सच मेटल्स मोर रिएक्टिव यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई भी लिख दीजिए, है ना। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव पूछा है तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई भी लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन से जब कम रिएक्टिव पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब बात होगी इसके जो दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, राइटिंग टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि इसके 2 अनुप्रयोग बताइए, है ना। तो 2 अनुप्रयोग की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो अनुप्रयोग इसका आता है वो आता है नॉलेज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नॉलेज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स मतलब धातुओं की सक्रियता का ज्ञान। पहला प्रयोग क्या हो गया इसका, पहला उपयोग क्या हो गया इसका, धातुओं की सक्रियता का ज्ञान, है ना। मतलब इसके माध्यम से हमें धातुओं की सक्रियता का, अभिक्रियाशीलता का ज्ञान प्राप्त होता है और हम धातुओं की तुलना कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। पहला उपयोग समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा है नॉलेज ऑफ मेटल एसिड रिएक्शन, यानी कि धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। नॉलेज ऑफ मेटल एसिड रिएक्शन, धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो इसके माध्यम से यानी रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन सी धातु अम्ल के साथ में, अम्ल मतलब एसिड, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। In the electrochemical series, metals comes before hydrogen can displace hydrogen on reaction with acid, where metals get come after hydrogen cannot do so. ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, और जो नीचे हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान से इसको आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में 3rd क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम में 4th क्वेश्चन है। कुछ बच्चों की बुक में 3rd क्वेश्चन भी है और वो क्वेश्चन है एलॉयज मिश्र धातु, एलॉयज मिश्र धातु। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कि 14 में, 16 में, 18 में, फिर 24 में,
और 2 साल की गैपिंग पे आ रहा है कि 24 के बाद 26 में ये आ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था ये। आप लोग 25 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लास्ट ईयर है 25 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि पहला वाला ने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पहला वाला आने की संभावना ज़्यादा है, इसकी संभावना कम है, बट फिर भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले कि उसमें पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय, मिश्र धातु किससे कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघला करके एक नई धातु तैयार की जाती है तो उसी को मिश्र धातु कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर उनका मिश्रण बना करके उनसे एक धातु तैयार कर ली जाती है तो उसी को मिश्र धातु कहते हैं। A homogeneous mixture of a metal with other metal or non-metal is called an alloy। तो होमोजीनियस का मतलब वही हो गया कि एक निश्चित रेशियो में, है ना, एक पर्टिकुलर रेशियो में जब मिक्स करते हैं मेटल्स का, यानी 2 मेटल्स, कोई भी 2 मेटल्स आपने मिक्स कर दिए किसी अन्य मेटल्स के साथ में या फिर नॉन मेटल के साथ में भी मिक्स कर दिया तो उससे क्या बन जाता है, एलॉय अर्थात मिश्र धातु बनती है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि ब्रास, ब्रास यानी कि पीतल, ब्रास पीतल, है ना। इसमें क्या होता है, Cu मतलब कॉपर और जगह क्या है, जिंक। तो ब्रास में क्या होता है, 60% कॉपर होता है, 40% जिंक होता है, ठीक है ना। या फिर हिंदी मीडियम में क्या रखा है इनका रेशियो, 40% कॉपर और 30% जिंक, क्लियर। तो हिंदी मीडियम में 40-30 करके लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है 60 से 80 और 20 से 40, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। बट ये चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एलॉय कर रहे हैं, तो एलॉय में हम लोग अलग अलग रेशियो में हम लोग मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बनाना क्या है उस पर बेस करता है ना। अगर आप वायर बना रहे हो, मशीनों के पुर्जे बना रहे हो, बर्तन बना रहे हो, इन सब का यूज़ मतलब इसमें पीतल का यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका आ जाता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है आपका 35% और निकल होता है आपका 15%। तो इससे जर्मन सिल्वर बनता है, इसके बर्तन बनाए जाते हैं और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ब्रोंज ले लीजिए आप, ब्रोंज कॉपर 81% होता है, एसएन 12% होता है। इसका यूज करके हम लोग सिक्के बनाने में, बेल्स को बनाने में, बेल्स यानी घंटी बनाने में, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ब्रोंज का। क्लियर हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने दे दिए आपको मिश्र धातु के, यानी कि एलॉय। क्लियर हो गया सभी को। बहुत दिन से आप लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं, जल्द ही आपके टेस्ट होंगे। हमने इसलिए याद दिला दिया क्योंकि लर्निंग टाइम टेबल हम पहले से बना के आपको दे चुके हैं। ज़रूरत है आप उसको फॉलो करें, जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। फॉलो करोगे तो फिर आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, नॉलेज अच्छा हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम्स में रिजल्ट अच्छा हो जाएगा,
रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर आपके फॉलोअर्स तो बढ़ ही जाएंगे। भाई जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत सारे चमचे होते हैं, है ना। जब हम हाई स्कूल में थे या इंटर में थे या हमने बीकॉम किया, तो हमारे पास जितना भी फ्रेंड्स थे वो सब हमारे फ्रेंड्स क्यों थे? क्योंकि उनको हमसे पूछना होता था, है ना। खास तौर पे वो मैथ्स हमसे पूछा करते थे हाई स्कूल में, इंटर में वो हमसे अकाउंट्स पूछा करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए वो हमारे फॉलोअर्स, समझ रहे हो फॉलोअर्स का मतलब क्या है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो 4 लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे अपने स्वार्थ में, है ना। फिर वो आपको समोसे भी खिलाएंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाएंगे, और कभी कभी तो मूवी भी दिखाते थे मेरे दोस्त वगैरह अजय देवगन, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, मार्कशीट तो अच्छी बनेगी, साथ में आपके जो होते नहीं है, क्या कहते हैं उनको, चाहने वाले फॉलोअर्स, वो बढ़ेंगे। क्लियर। तो इन दोनों क्वेश्चंस का टेस्ट कब ले लिया जाए? अक्षिता भारती कल ले लिया जाए, दुर्गेश्वरी कल ले लिया जाए, सगुन कल सगुन करते हैं, सिमरन जल्दी बोलो फटाफट, कभी भी ले लें, अभी ले लें, अभी ना ले लें, कभी ले लें, यानी कल ले लें। बॉयज़ ईशान किसी भी समय ले लें, ठीक है, तो कल ही ले लेते हैं फिर। शहबाज भी कल, प्रिंस, शहनवाज, हमारी इच्छा, चलो हमारी इच्छा है कल, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लेंगे, ठीक है ना, सरप्राइज़ लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी एक बच्चा एब्सेंट हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कल पढ़ा देंगे जो कि बोर्ड में आने ही वाली, ठीक। और सारे बच्चे अगर प्रेजेंट भी हो गए तो टेस्ट जो होगा वो सिंबॉलिक होगा, सिंबॉलिक यानी इसी भी चेक कर लेगा कि आपने याद किया या नहीं किया, ठीक है ना। एक छोटा सा हमने टेस्ट ले लिया, कुछ भी पूछ लिया, जैसे मिश्र धातु हमने पूछ ली, रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर का कोई एक मेटल बता दो, नीचे का कोई एक मेटल बता दो, शॉर्ट में छोटा सा, ताकि फटाफट टेस्ट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग अपने काम पर मूव कर जाएंगे। क्लियर है।